नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन शिक्षा के विभिन्न आयाम पर। कोरोना और लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज में ताले लटके तो ऑनलाइन शिक्षा एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आया। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के बाद बच्चे अब वर्चुअल क्लासरूम में आ गए हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन कुछ दिक्कतें भी जुड़ी हुई हैं। अभी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस डिजिटल दुनिया में मौजूद नहीं है। और ऑनलाइन शिक्षा क्या क्लासरूम एजुकेशन की जगह ले सकता है? तो ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े विभिन्न आयामों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजकुमारी और डॉक्टर रश्मि। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो राजकुमारी जी, आपसे शुरुआत करेंगे कि जो हम एक कह सकते हैं कि जब एक मुश्किल दौर में कोरोना का किसी को पता नहीं था, फिर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब किस तरह से काम करेंगे, ये एक सीखते सीखते जो अनुभव आया है। तो ऑनलाइन एजुकेशन भी इसी में शामिल हुआ, जिसके लिए हमारे स्कूल कॉलेज तैयार तो नहीं थे, लेकिन ये एक माध्यम बना, एक विकल्प के तौर पर ज़रूर सामने आया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि ये कोरोना जो संक्रमण आया वो अचानक आया, किसी को पता नहीं था। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए इससे हमारे स्कूल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वे हुए। और ये बहुत मुश्किल था कि क्योंकि ऑनलाइन अभी भारत सीख रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन को अभी सीख रहा है। और अचानक हमसे कहा गया कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से अपने छात्रों को जो सिलेबस है वो पूरा करवाना है, और छात्रों को ये कहा गया कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है। तो क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा गाँवों तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि इस कोरोना संक्रमण में जितने भी स्टूडेंट्स थे वे सभी अपने अपने गाँवों की तरफ लौट गए थे। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, नेट कनेक्टिविटी नहीं थी, और इतना ज्ञान भी कंप्यूटर का नहीं था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्लास में तो बच्चे आ जाते हैं, हमें दिख जाते हैं, लेकिन उन बच्चों के मोबाइल नंबर इकट्ठे करना, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना, और उसके बाद उनको ऐप के थ्रू या फिर और कोई अन्य जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से उनको मोटिवेट करना कि आप अब आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ये थोड़ी मुश्किल तो था, परंतु जैसा कि समय के साथ चीज़ें बेहतर हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर रश्मि, आप मतलब एक जो बात है कि हमने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया, जिन भी हालात में शुरू किया, सीखने सिखाने का एक दौर चला, लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो उन लोगों के साथ थी जो इस प्लेटफॉर्म पर नहीं थे। अभी गाँव में भी बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत है, या शहरी क्षेत्र में भी जो वो ग्रामीण जो कमज़ोर तबका है, कमज़ोर आर्थिक आय वर्ग का है, उसके सामने दिक्कतें थी। तो ये एक खाई सी आ गई, शायद ये एक मुश्किल आई। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये एक खाई ही है, क्योंकि जो शहरी बच्चे हैं और जो मध्यम वर्गीय जिसे हम कह सकते हैं, वो एक वर्ग है, उनके पास तो थोड़ा स्मार्टफोन है और फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट है। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में बच्चे हमारे पास आते हैं, और मैं कह सकती हूँ कि विशेष रूप से उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, और ऐसे बच्चे हमारे कॉलेजेस में आते हैं, स्कूल्स में आते हैं, और उनके पास संसाधन नहीं है। बच्चा होशियार है, पढ़ने में टॉपर है, लेकिन ऑनलाइन के कारण कभी कभी ये भी देखने में आया है कि बच्चे का जो एक प्रोग्रेस होनी चाहिए, या जो वो जिस स्थिति में है वो नहीं दिखाई दे पा रही है इस ऑनलाइन शिक्षा के कारण। जी, तो ये एक नेगेटिव पक्ष भी है, और पॉजिटिव भी है। जी। और राजकुमारी जी, जैसे कि आपका अनुभव कैसा है? जब आप पढ़ा रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर अनुभव किस तरह से अलग है जो क्लासरूम एजुकेशन है उससे? देखिए, क्लासरूम का एक डिफरेंट माहौल होता है,
और ये जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया जी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों से आते हैं। मैं विकास नगर कॉलेज में हूँ, तो अधिकतर जौनसार से बच्चे वहाँ आते हैं, तो वो नेट कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ, तो वो नेट के कारण वो बहुत ऊंची चोटी पर चढ़े होते हैं, घास काटने जाते रहते हैं और लकड़ियाँ बीनने जाते रहते हैं, और वहीं से अपनी ऑनलाइन क्लास को वो ज्वाइन करते हैं। तो ये अनुभव उनके लिए भी बिल्कुल अलग था और हमारे लिए भी, कि इस तरह से भी बच्चे पढ़ते हैं। और मैं तो अभिभावकों से भी संपर्क में हूँ, उनको फ़ोन पे पूछती हूँ। तो जौनसार का ही एक गांव था, जब मैंने बच्चे को कॉल किया कि क्या प्रोग्रेस है, तो उनके पिताजी ने उठाया और वो घास काट रहे थे। तो उनको बहुत खुशी हुई कि उनको लगा कि ये लॉकडाउन हो गया था और हमारी बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस लॉकडाउन में भी मेरे बच्चे की चिंता करने वाले हैं। हाँ। तो ये इस तरह के बहुत अच्छे जो खट्टे मीठे अनुभव हैं वो मिले हैं, और मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक पहल है, क्योंकि इस संक्रमण में इसका कोई ऑप्शन, हाँ, विकल्प नहीं है दूसरा जी। और लेकिन एक जो और समस्या आ रही है ऑनलाइन एजुकेशन के साथ, क्योंकि अभी हम इस मीडियम पर नए हैं, सीख रहे हैं, तो बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है, पहले माँ बाप बच्चों को मोबाइल से दूर करते थे कि डॉक्टर मना करते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा समय स्क्रीन पर नहीं जाना चाहिए। अब बच्चे स्क्रीन पर ही आ गए हैं, अब वो सुबह से लेकर, हालांकि क्लासेस की संख्या भी इसीलिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की और कम की गई थी कि जो छोटे बच्चे हैं तो वो 2 क्लास से अधिक नहीं करेंगे। तो एक स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो जिससे उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आँखें हैं या फिर आपकी मानसिक सेहत है, इस पर भी एक मुश्किल आ गई है, इस पर भी बातचीत की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आज की वर्तमान परिस्थितियों में बच्चा स्कूल की क्लासेस तो ऑनलाइन पर अटेंड कर ही रहा है, और बाकी कुछ ट्यूशन्स भी लगे रहते हैं बच्चों के, तो वो भी वो अटेंड करता है, ऑनलाइन करता है, और स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग भी अपने बच्चे को पहले टोकते थे कि भाई आप ज़्यादा मत इस पर रहिए, छोड़ दीजिए इस मोबाइल को, लेकिन आज परिस्थितियाँ विपरीत हो गई हैं। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि उसमें भी हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। ठीक है, आँखों पर प्रेशर पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि हमें कुछ इस तरह की थेरेपीज़, कुछ इस तरह का हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई बच्चे योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें आँखों की, क्योंकि वो कई घंटे लगातार उस ऑनलाइन पर रह रहे हैं, उस स्क्रीन पर रह रहे हैं। तो उसका एक ही रास्ता या उपाय रहता है, क्योंकि आज की जो विषम परिस्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसमें हम अपने बच्चों को शिक्षा से अलग नहीं कर सकते हैं। तो उसका उपाय हमें ये खोजना होगा कि आँखों की एक्सरसाइज की जाए, मेडिटेशन किया जाए, योग किया जाए। ये चीज़ें इस समय बहुत अहमियत रखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप लॉकडाउन में, बच्चे खासतौर पे घरों के अंदर हैं, तो वो योग के जरिए किसी भी तरह अपने मानसिक सेहत का भी ख्याल रखें, जो इस समय एक अहम पहलू है। बिल्कुल, और माता पिता का ये दायित्व भी है। मैं ये कह सकती हूँ कि इस दौरान उनके खान पान का विशेष रूप से, जैसे उनके विटामिन्स हैं उनके बॉडी में जाएं, इस तरह के फूड उनको दिए जाएं, ताकि उनका जो आँखों पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है ऑनलाइन टीचिंग के कारण, वो उसको दूर किया जा सके। इस तरह के उपाय हम सभी लोगों को मिलजुल कर करने चाहिए। और इस समय वैसे भी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए बेहतर खान पान की जरूरत है। बिल्कुल। और एक और जो नई चीज हुई है, एचआरडी मिनिस्टर हमारे निशंक जी ने एक ऐप लॉन्च किया है, मनोदर्पण, जो इसी उद्देश्य से है कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन से मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहे हैं बच्चों पे, अभिभावकों पर भी, तो उनसे बातचीत की जाएगी, उनकी मदद की जाएगी एक तरह से। जी, होता क्या था, पहले बच्चे स्कूल जाते थे, कॉलेजेस जाते थे, पेरेंट्स अपने काम में व्यस्त हो जाते थे, तो उनका जो इंटरेक्शन था वो स्कूल में जाके टीचर से होता था, अपने फ्रेंड्स से होता था। लेकिन आज की जो परिवेश है, आज का जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसमें हम घर की 4 दीवारी के अंदर ही पेरेंट्स भी हैं, बच्चा भी है, तो हो क्या रहा है कि उससे उनको एंजाइटी, डिप्रेशन महसूस होने लगा है। बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। उनको लगता है कि ये क्या हो गया अचानक हमारे साथ, क्यों हमें 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो आदरणीय मंत्री जी हैं, अपने निशंक जी, एचआरडी मिनिस्टर जिन हैं जो,
तो उन्होंने ये मनोदर्पण करके एक और बहुत ही अच्छी और सुखद पहल मैं इसको कह सकती हूँ कि अब से पहले भारतीय परिवेश में जो मानसिक एक तरह का मानसिक रोग है या मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक स्वास्थ्य है, उस पर हम इतना ध्यान नहीं दे पाते थे जितना हम फिजिकल पर ध्यान देते थे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल की गई है हमारी सरकार द्वारा कि जिसमें पेरेंट्स भी अपनी समस्याओं को वहाँ पर रख सकते हैं और बच्चे भी वहाँ पर अगर उनको कोई एंग्जाइटी है, कोई डिप्रेशन है या अन्य भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनको सलाह दी जा सकती है और वो स्वच्छंद रूप से अपनी बातों को वहाँ पर रख सकते हैं। जी। और डॉक्टर राजकुमारी, हम जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं वो तो ठीक है, मतलब अगर लेकिन स्कूल की बात करें और बहुत ही प्राइमरी लेवल की बात करें तो वहाँ मुझे लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं जो अभी नर्सरी में है, फर्स्ट में है, दूसरी कक्षा में हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है कि वो कैसे टीचर के साथ भी वो उस नज़दीकी को महसूस नहीं कर पाते हैं और जो क्लासरूम में वो अपने टीचर से सीखते हैं और ऑनलाइन जो सीखते हैं वहाँ पर शायद उन बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बच्चा जब क्लास में होता है तो वो अपने सामने एक मॉरल स्ट्रक्चर को देखता है, यूँ कहूँगी एक चरित्र को देखता है, जिससे वो बहुत सारी चीज़ें को सीखता है, बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करता है और उनकी कही हुई बातों को वो ध्यान में रखता है। परंतु यहाँ पे इस प्रकार का नहीं हो पा रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो चाहे कोई भी ऐप हो वो चलाना नहीं जानते हैं और उनके पेरेंट्स को भी बैठना पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स का भी टाइम उसमें कंज्यूम हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के साथ, स्पेशली बड़ों के लिए तो खैर मैं कहूँगी कि ये सफल प्रयोग रहा, परंतु छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी परेशानियाँ इसमें आई हैं। जी, और एक चीज़ और होती है, जो स्कूल का जो मकसद होता है वो पढ़ाई तो होती ही है और पढ़ाई के साथ बहुत सारी चीज़ें बच्चा और भी सीखता है। वो कैसे अपनी सोशल गैदरिंग में रहता है, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, बात करना, छोटी छोटी समस्याओं को डील करना सीखता है। तो वो शायद ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संभव नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है और जो भी स्कूल कॉलेज है उसका जो परिदृश्य है जहाँ पर कि बच्चा जा कर के इंटरेक्ट करता है, एक इंटरेक्शन होता है, अपने साथियों के साथ होता है, टीचर के साथ होता है और जितना भी वहाँ पे वातावरण है उसका बहुत बड़ा प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। क्योंकि बच्चा जो है वो ग्रोइंग एज में है, वो बहुत कुछ लर्निंग के स्टेज में है और वो सीखने के लिए ही स्कूल कॉलेज में आ रहा है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरह की जो बिहेवियर जिसे हम कह सकते हैं, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, उस एनवायरनमेंट से हम दूर हट गए हैं। क्योंकि बच्चा स्क्रीन पे रह रहा है, ऑनलाइन शिक्षा ले रहा है, तो जो इंटरेक्शन होता था वो नहीं हो पा रहा है और जो इनडायरेक्ट लर्निंग होती थी वो अभी उसमें बाधा आई हुई है, अभी रुकावट है। तो इसका प्रभाव बच्चे की ग्रोइंग स्टेज पर पड़ रहा है और मैं विशेष रूप से कह सकती हूँ कि उसके मानसिक स्तर, मानसिक हेल्थ पर भी पड़ रहा है। जी। तो ये एक नेगेटिव पक्ष है ऑनलाइन शिक्षा का, ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन ये है कि जितनी जल्दी हम कोरोना के इस दौर से बाहर निकल सकें और चीज़ें सामान्य हो सकें, तो डॉक्टर राजकुमारी मैं ये भी समझना चाहूँगी कि इस सिचुएशन में एग्ज़ाम्स को लेकर बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चे किस तरह, क्या हम क्योंकि एग्ज़ाम पर पहले भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। अभी तो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी जो बच्चों के औसत जो असाइनमेंट्स है उनके आधार पर पास किया गया है, तो ये अभी एग्ज़ाम से हम किस तरह डील कर रहे हैं? देखिए, हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो यूजीसी ने भी ये कह दिया है कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को आप प्रमोट कर सकते हैं उनके असाइनमेंट के आधार पर। बट जो लास्ट सेमेस्टर के हैं, क्योंकि प्रत्येक जो छात्र है उसका ये राइट बनता है कि वो अपनी उत्कृष्टता को साबित करे, प्रमोट करके हम सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। तो अपनी उत्कृष्टता को साबित करने के लिए एग्ज़ाम करवाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये प्रस्तावित हैं अगस्त और सितंबर में, अब ये वक्त बताएगा कि हम जो ऑफलाइन जो एग्ज़ाम है वो करवा सकते हैं कि नहीं, परंतु दोनों ही ऑप्शन अभी खुले हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं और एग्ज़ाम ऑफलाइन भी हो सकते हैं। और मैं ज़रूर आपके अनुभव भी जानना चाहूँगी कि एग्ज़ाम को लेकर किस तरह का परसेप्शन, क्योंकि बच्चों पर बड़ा दबाव रहता था। मुझे लगता है कि अभी बच्चे थोड़े दबाव मुक्त भी होंगे कि अभी
एग्ज़ाम की टेंशन नहीं है, परीक्षा की कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस समय बच्चे थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अभी देर से ही हमारे स्कूल खुलें तो ज़्यादा अच्छा है, और एग्ज़ाम का उनको टेंशन है नहीं, बल्कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप पढ़ लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम तो होने ही हैं। और इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि थोड़े से जो रिलैक्स मूड में बच्चे चल रहे हैं, टीचर्स पर भी इतना प्रेशर नहीं है जी। और वो पूरी तैयारी के साथ अपनी ऑनलाइन क्लासेस हम लोग करते हैं पूरा प्रॉपर वे में। हमें लगता है कि नहीं, क्योंकि अब बच्चे पूरे अलर्ट मूड में हैं और हम लोग भी बहुत अलर्ट मूड में हैं, तो बड़े सिस्टमैटिक वे में हम लोगों ने अपनी पढ़ाई, अपनी टीचिंग, अपने लेक्चर दिए हैं। तो ये एक इसकी पॉजिटिविटी है। एग्जाम्स भी हुए हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं, चल रहे हैं, और वो उसमें ऑप्शनल हैं जैसे क्वेश्चंस, क्योंकि ज़्यादा लेंथी तो उसमें लिखा नहीं जाता है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जो पढ़ाई में बच्चे अच्छे हैं उन पर ज़रूर इसका प्रभाव नेगेटिव पड़ा है, क्योंकि उनका कहना है, मैंने जैसे कुछ बच्चों से वार्तालाप किया, कुछ मुझसे काउंसलिंग के लिए बच्चे आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि मैम क्या किया जाए। कुछ बच्चों ने अपनी ये समस्या मुझे बताई, जो पढ़ने में होशियार हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि बच्चे थोड़ा सा इधर उधर भी करके, और अपना ऑप्शनल हैं क्वेश्चंस के जो आंसर हैं तो वो आराम से दे पा रहे हैं। लेकिन जो बच्चा पढ़ने में होशियार था, जो बच्चा 2 बजे तक पढ़ता है, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता है, तो मुझे लगता है कि उसकी चिंता है। ज्यादा मार्क्स आ जाते थे, अभी सबके मार्क्स बराबर आ रहे हैं। पर अच्छी बात है, थोड़ा मार्क्स सबके अच्छे आ जाए तो ये सबके लिए अच्छा ही है। और लेकिन जो बड़ी दिक्कत है, मान लीजिए हम ऑनलाइन एजुकेशन मोड में हैं भी, तो लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल करके देखना होता है, जो साइंस से जुड़े सब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पर ये थोड़ी मुश्किल है अभी कोरोना की वजह से, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप लैब में रहकर ही करवा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये पॉसिबल नहीं है, और तो ये परेशानी तो अवश्य आ रही है। परंतु उसके बावजूद भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से जो छात्रों का रुका हुआ सिलेबस है, या फिर जो पढ़ाई उनकी रुक गई है, मकसद था कि पढ़ाई बीच में न रुके, एक रिदम जो उनका बना हुआ है वो चलता रहे, तो वो चल रहा है। परंतु हाँ, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके लिए परेशानी अवश्य है। और आपको ये लगता है कि ऑनलाइन जो इंटरनेट के जरिए हम पहुँच रहे हैं, इसके साथ ही टीवी और रेडियो भी एक अच्छा माध्यम है जहाँ पर आप एजुकेशनल मटीरियल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाया जा सके, और पहुँचाया जा रहा है। वर्चुअल क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारे में सारे उच्च वर्ग से ही नहीं आते हैं, सारे मध्य वर्ग से ही नहीं, निम्न तबके के भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। बल्कि में हमारी गवर्नमेंट ने ई पाठशाला या दीक्षा पोर्टल, इस प्रकार के बहुत सारे पोर्टल खोले हैं जिसमें आप बिना किसी फी के उसमें कोई भी आप लेक्चर देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के और प्रोग्राम टीवी पर भी निरंतर चलते रहना चाहिए, ताकि उनका सिलेबस पूरा हो सके, क्योंकि वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं अभी। अगर मैं अपनी ही क्लास की बात करूं तो 160 बच्चे हैं मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मात्र 120-30 ऐसे ही बच्चे जुड़ जाते हैं। तो जो अन्य 30 नहीं जुड़े हैं, संख्या है, और ये 120-30 बच्चे एक साथ एक क्लासरूम में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो और ये 130 में से जो 30 रह गए हैं 60 में से, उसका क्या? तो हमें उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है टीवी और रेडियो। और डॉक्टर रश्मि, एक और बात सामने आती है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं तो सबके पास एक स्मार्टफोन चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक स्पेस चाहिए जहां वो बैठ करके निर्बाध अपनी पढ़ाई कर सके, अपने क्लासरूम में, वर्चुअल क्लास में जा सके। और बहुत सारी, अगर हम लड़कियों के पक्ष से बात करें तो ऐसे भी घर होंगे, परिवार होंगे जहां नहीं मिल पा रहा है कि आप उसे वो जगह, क्या उतनी स्पेस मिल पा रही होगी कि वो अपनी पढ़ाई कर सके, इस तरह से उसे स्मार्टफोन और एक कमरा जहां बैठ करके उसकी पढ़ाई चल सके। देखिए, लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ तो दोनों ही बातें हैं जी, कि हाँ, ये बात सही है कि एक स्मार्टफोन होना चाहिए, अदर तरह के जो मटेरियल हैं वो होने चाहिए। लेकिन अगर मैं भारतीय परिस्थितियों का मूल्यांकन करती हूँ तो उसमें कुछ बच्चियाँ हमारी ऐसी भी हैं
और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर के केवल इसलिए पढ़ाई को रोक दिया जाता था कि आपको कई किलोमीटर चल के जाना है जी, आपको रोज जाना है। तो ऐसी बच्चियों के लिए ये जो अपना ऑनलाइन टीचिंग है वो वरदान भी साबित हुई है जी, मैं ये कह सकती हूँ। तो दोनों ही पक्ष हैं, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। ऐसी बच्चियां जो नहीं जा पाती थी, बीच में उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ता था, किसी भी समय घर के कामों में वो ज़्यादा व्यस्त रहती थी, पेरेंट्स सोचते थे कि इनकी शादी कर दी जाएगी, है ना, तो बजाय इनको एजुकेटेड किया जाए। तो उन लड़कियों के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि ये वरदान साबित हुई है और बहुत लाभ भी है। जो माता पिता या जो बच्चे दूर दराज बड़े बड़े शहरों की तरफ एजुकेशन के मकसद से केवल जाते थे और बहुत पैसा वो खर्च करते थे, कहीं रूम लेकर के रहते थे, खाने की व्यवस्था होती थी, तो पेरेंट्स भी चिंतित रहते थे। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें से कि वो अपने गांव में रहकर बिल्कुल उस बड़े कॉलेज से जुड़कर उच्च शिक्षा ले सकता है, वो जिस भी कॉलेज में चाहे वहां पर पढ़ाई कर सकता है। तो ये एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और मैं ये एक आखिरी सवाल आप दोनों से मेरा होगा कि भविष्य में जब हम वापस अपने स्कूल कॉलेज में पहुंच जाएंगे, बच्चे पहुंच जाएंगे, उस समय किस तरह से देखना चाहेंगे आप? ऑनलाइन एजुकेशन के साथ मिक्स होकर की क्लासेस चलनी चाहिए या फिर आप क्लासरूम में ही जाना और पढ़ाई करना? क्योंकि अब हमारे पास दोनों तरह के अनुभव हैं और दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के पक्ष हमारे पास हैं। तो दोनों का एक मिक्स हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम ऑनलाइन कर सकते हैं घर पर सहूलियत से और कुछ चीज़ों के लिए आप कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। और अगर भारत इसके लिए पहले से ही तैयार होगा तो मुझे लगता है कि ये अच्छा विकल्प होगा कि जो सामान्य एजुकेशन है, परंपरागत जो शिक्षा है, उसके साथ साथ ऑनलाइन भी आप चालू रखें। बल्कि मुझे लग रहा है गवर्नमेंट ये पहल कर रही है, लगभग 100 यूनिवर्सिटीज़ को वे ऑनलाइन कोर्सेस चालू करवा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अर्जी फर्जी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लेते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि भाई अच्छी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन आप घर में बैठकर भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों पर काम का दबाव होता है। हाँ जी। और इसमें देखिए आप ई संगोष्ठी हो रही है और वेबिनार किए जा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही हैं। गेस्ट लेक्चर आपको बहुत सारे गेस्ट लेक्चर हम क्योंकि अगर बॉम्बे से किसी प्रोफेसर को बुलाते थे तो थोड़ी टाइम लग जाता था, लेकिन आज हमारी क्लास में हर जगह से प्रोफेसर अपने लेक्चर देने आ रहे हैं। और आपको भी लगता होगा कि हम ज़्यादा दोनों का अगर प्रयोग करें, मिक्स करें और अपने अपने संस्थानों को भी डिजिटल कर दें तो एक ज़्यादा बेहतर मिक्स के साथ हम भविष्य में देखेंगे शिक्षा पद्धति को। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अभी मैं कुछ दिन पहले कहीं गाड़ी में अपना ड्राइव करते हुए जा रही थी तो मैं सुन रही थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसे कुछ कोर्सेज अनाउंस किए हैं जो कि 40 लेक्चर के हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप आइए और इसको ऑनलाइन कोर्स हम करने जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो दूर बड़े शहरों में नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए इस तरह की एक वैकल्पिक व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। ऐसी ही व्यवस्था की जरूरत है। अब जो हमने कोरोना से बहुत सारे सबक सीखे हैं उनमें से ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर भी ये बदलाव हैं। तो आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और अपना वक्त दिया और ये जरूरी जानकारियां हमसे साझा की, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना के इस मुश्किल समय में ऑनलाइन एजुकेशन एक विकल्प के रूप में तैयार हुआ है और भविष्य में भी किस तरह हम इस प्लेटफॉर्म और क्लासरूम एजुकेशन दोनों के साथ आगे बढ़ सकेंगे, नए तरह से शिक्षा के आयाम खोलेंगे, हम ये कह सकते हैं, और दोनों ही तरह से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो कार्यक्रम में हमारे इतना ही। नमस्कार।